हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ शाहिना। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है गुड हेल्थ में। गुड हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के बारे में। इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी अधिकारी जिला औषधि भंडार गृह बूंदी के डॉक्टर महेंद्र चौहान। तो चलिए बिना देरी के सीधा रुख करते हैं डॉक्टर साहब की ओर। सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्ते, STN के सभी दर्शकों का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का क्या महत्व है? इसको यदि हम इस तरह से देखें कि प्रत्येक कल्याणकारी राज्य को अपने नागरिकों को चिकित्सा, आवास, भोजन, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। इसी दिशा में राजस्थान सरकार की एक ये पहल है जो कि वर्ष 2011 2 अक्टूबर को शुरू की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी चिकित्सालयों में वहाँ आने वाले प्रत्येक मरीज़ को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती है। कॉमन काम में आने वाली औषधियाँ उनके रोग के अनुसार जो कि वहाँ के चिकित्सक के द्वारा लिखी जाती है, ये इस योजना में किया जाता है। डॉक्टर साहब, आगे आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत किस तरह हुई? ये अर्थशास्त्र के हिसाब से आंकड़े ये बताते हैं कि हर एक साल हमारे देश में महंगे उपचार की वजह से हमारी जो जनता है उसका करीबन 10 से 15% हिस्सा एक बार यदि वो बीमार पड़ता है तो APL से BPL की तरफ चला जाता है महंगे उपचार की वजह से। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, जब मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब थे, उनके दिशा निर्देशन में डॉक्टर समीर शर्मा, जो कि एक IAS हैं लेकिन जिन्होंने अपने जीवन का मिशन ही ये बना रखा है कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है और प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध करवाने का जो बीड़ा उठाया था, तो ये गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2011 को ये शुरू किया गया था और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, जो अभी तक भी सफलतापूर्वक संचालित है। तो ये तो आपने बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। डॉक्टर साहब, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्रियान्विति किस प्रकार होती है? इस योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान सरकार ने एक राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन किया। ये जो कॉरपोरेशन है ये राजस्थान के सभी जिलों, सभी चिकित्सा संस्थानों की मांग को लेता है। वहाँ पर औषधियों की किस प्रकार से ज़रूरत है, इसमें औषधियाँ ही नहीं दी जाती बल्कि सर्जिकल आइटम्स, सूचर्स इत्यादि भी दिए जाते हैं। तो ये जो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया, जिसे शॉर्ट में RMSC कहा जाता है, ये राजस्थान के सभी चिकित्सा संस्थानों से उनकी मांग लेता है। वर्ष में एक बार उनसे ये डिमांड लेता है कि आपको कितनी कितनी मेडिसिन्स की, ड्रग्स की, सर्जिकल आइटम्स की आवश्यकता है। ये मांग जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसके पश्चात ये खरीद की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और ख़रीद पूरी हो जाने के पश्चात पूरे साल भर इन चिकित्सा संस्थानों की मांग के अनुरूप उनको ये आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है। और RMSC है जो मेडिकल कॉरपोरेशन जो है वो पूरी तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाता है। टेंडर की प्रक्रिया जिसमें पूरा टेंडरिंग का सिस्टम है, लोएस्ट रेट पर मेडिसिन खरीदी जाती है। गुणवत्ता का, इस योजना को यदि हम देखें तो इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जहां यदि हम तुलना करें बाज़ार में मिलने वाली मेडिसिन से और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में मिलने वाली मेडिसिन में, तो बाहर जो मेडिसिन मिल रही है उसके बारे में कस्टमर पूरे दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि सब ये उस दवा की गुणवत्ता का परीक्षण कब हुआ होगा। लेकिन इस योजना के अंदर मेडिसिन की गुणवत्ता का जांचने का जो है उसमें 3 टायर सिस्टम है। सबसे पहले जब मेडिसिन, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए हर ज़िले में एक ड्रग वेयर हाउस बना रखा है। उस ड्रग वेयर हाउस में मेडिसिन पहुंचती है और सबसे पहले जब वो मेडिसिन वहाँ पहुँचती है तो उस मेडिसिन की जो लेबोरेटरी की जाँच होती है वो एक उसके साथ ही आती है। मेडिसिन की आपूर्ति होने के साथ ही उस मेडिसिन की आपूर्ति करने वाली जो फर्म है उसकी इन हाउस लेबोरेटरीज़ की एक जांच उस समय ही आती है।
तो एक तो उस समय जांच हो गई। उसके पश्चात ड्रग वेयर हाउस में मेडिसिन के आने के बाद वापस से सैंपल लेके और मेडिकल कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक विभाग बना हुआ है क्वालिटी कंट्रोल का, वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से फिर कुछ डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ ये मेडिसिन के सैंपल भिजवाए जाते हैं और जब उन लेबोरेटरीज से इनकी गुणवत्ता पे ये पूरे खरे उतरते हैं उसके बाद ही नीचे के चिकित्सा संस्थानों पर इसकी आपूर्ति की जाती है। जब तक वहाँ से लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट सही नहीं आ जाती है, जब तक उस मेडिसिन को बिल्कुल एक अलग तरीके से अलग तरह से रखा जाता है, उसकी आपूर्ति नहीं की जाती है। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार के जो ड्रग्स की क्वालिटी को देखने वाले अधिकारी हैं जिला स्तर पर, वो कभी भी किसी भी समय पर ड्रग वेयर हाउस में आके और किसी भी मेडिसिन का सैंपल ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस योजना में मेडिसिन की गुणवत्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और मेडिसिन को जांचने का ये एक 3 टायर सिस्टम है। इसके अलावा कभी भी यदि फील्ड से कोई शिकायत मिलती है किसी चिकित्सा अधिकारी की तरफ से या किसी पेशेंट की तरफ से, तब भी हाथों हाथ उस मेडिसिन के बारे में जांच करवाई जाती है। यदि हम गुणवत्ता पर आम आदमी के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो ये मोटा मोटा एक अवेयरनेस की कमी की तरह है। जेनेरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन ये काफ़ी जटिल विषय है यदि देखा जाए तो, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में जाने बगैर हम ये पता नहीं कर सकते कि मेडिसिन को एक मेडिसिन इतनी सस्ती कम रेट पर क्यों मिल रही है, दूसरी वही मेडिसिन जिसमें कि वही साल्ट है, वही केमिकल्स हैं, उसी तरह का वो प्रभाव दिखाते हैं, उसी तरह का दुष्प्रभाव दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेट पर क्यों मिल रही है। कहाँ ये एक मेडिसिन 1 रुपये की मिल सकती है, वही मेडिसिन 10 रुपये की मिलती है। तो ये फ़र्क जो होता है ये जेनेरिक एवं ब्रांडेड की वजह से होता है। और राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन जो ख़रीदता है मेडिसिन, ये जेनेरिक मेडिसिन ख़रीदता है, लेकिन इनकी गुणवत्ता वही होती है, इनकी क्वालिटी पूरी तरह से मेंटेन की जाती है। थोड़ा सा बस ये कि अवेयरनेस की कमी होने की वजह से, और चूँकि कोई वस्तु यदि निःशुल्क मिलती है तो हमारी जनमानस में एक बात बैठी होती है कि साहब इसकी गुणवत्ता जो है वो दोषपूर्ण होगी या थोड़ी निम्न होगी, लेकिन इसमें अवेयरनेस की कमी है। और अवेयरनेस से यदि हम देखें तो सामान्य जन के साथ साथ ही इवन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि चिकित्सकों को भी इस बारे में पता नहीं होता है कि जेनेरिक क्या होता है, ब्रांडेड क्या होता है, इनकी रेट्स इतनी कम क्यों होती है। तो ये इसमें मुख्य रूप से है। बाकी इनकी गुणवत्ता पूरी तरह से, जैसे यदि हम जेनेरिक मेडिसिन्स की बात करें तो हमारा जो देश है ये जेनेरिक मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट करने वाले टॉप कंट्रीज़ में, जो जितने भी टॉप कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल है, अपर 5 टॉप कंट्रीज़ में शामिल है। और आज की तारीख में सरकारी हॉस्पिटल्स में जो जेनेरिक मेडिसिन्स मिल रही है इस योजना के अंतर्गत, ये वही मेडिसिन्स हैं जो कि विकसित देशों के द्वारा भारत से ख़रीदी जाती है। अर्थात यदि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूके जैसे देशों में जिन भारत की दवा बनाने वाली जेनेरिक कंपनियों के द्वारा भिजवाई जा रही है, वही दवा आज की तारीख में हमारी जनता को सरकारी हॉस्पिटल्स में मिल रही है। डॉक्टर साहब, आगे आपसे जानना चाहेंगे इस योजना की आपूर्ति और वितरण प्रणाली किस प्रकार होती है? एक्चुअली मेडिकल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कुछ बीमारियों का किसी एक विशेष समय पर ज़्यादा जोर रहता है और उस समय रोगियों की लंबी लंबी कतार रहती है। तो उस समय ये बिल्कुल सही बात है कि लंबी लंबी अगर कतार लगेगी औषधि वितरण केंद्र के ऊपर तो एक नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है। आपूर्ति की भी जैसे मैंने पहले आप जिक्र किया था कि RMSC जो है, मेडिकल कॉरपोरेशन जो है, पूरे राजस्थान के सभी चिकित्सा संस्थानों से डिमांड लेकर और फिर टेंडरिंग करता है और परचेज करता है। इसमें कई बार कुछ जटिलताएं पैदा हो जाती है कि सप्लाई करने वाली फर्म है उसके साथ यदि कोई प्रॉब्लम है, वो जहाँ से रॉ मटेरियल उसको लेना होता है, या फैक्ट्री में कोई समस्या पैदा हो गई, कोई ख़राबी उनकी फैक्ट्री में अगर हो गई, या उनकी जितनी क्षमता है बनाने की उतनी क्षमता का वो उस साल उस पर्टिकुलर समय में नहीं बना पाए, इन वजहों से कई बार आपूर्ति में समस्या आ जाती है। लेकिन इसके निदान के रूप में सरकार ने एक लोकल परचेज का एक प्रावधान रखा हुआ है, जिसमें कि हर एक हॉस्पिटल को एक बजट दिया जाता है। यदि RMSC किसी वजह से
आपको मेडिसिन की आपूर्ति किसी समय में नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास जो लोकल परचेज का बजट रखा हुआ है, आप उसमें से मेडिसिन परचेज करके और रोगी को उपलब्ध करा सकते हैं। वितरण की जहाँ तक बात है, इस योजना के शुरू होने के पश्चात रोगियों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जहाँ पहले महंगे उपचार की वजह से एक निर्धन रोगी रोग को ये मान के चलता था कि ये मेरा भाग्य है और मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगा, अब यहाँ बिल्कुल वो सीधा पहुँच रहा है। जब भी उससे छोटी मोटी कोई भी परेशानी होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ पहुँच रहा है और इस वजह से हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अब इस विभाग एवं सरकार जो है इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही नए औषधि वितरण केंद्र और अब शुरू किए जाएंगे, तो ये समस्या जो है ये भी समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आगे आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जनता पर किस तरह लाभदायक सिद्ध हो रही है? योजना के प्रभाव के बारे में देखिए, हम इसको अगर अर्थशास्त्र से जोड़ते हैं तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि महंगे उपचार की वजह से प्रतिवर्ष हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, अगर यदि वो एक समृद्धशाली जीवन जी रही होती है, तो एक बार बीमार पड़ने की वजह से ही वो बीपीएल जैसा जीवन जीने लग जाते हैं या बीपीएल श्रेणी में चले जाते हैं। इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात उनका वो जो खर्चा उन्होंने अपने ज़रूरी कामों के लिए बचा कर रखा हुआ था। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार ने अपनी 5,000 रुपये की बचत इस काम के लिए रखी हुई थी कि मुझे इन 5,000 रुपये से अपने बच्चे की फ़ीस जमा करानी है, या मुझे अपने साइकिल की या व्हीकल की मेंटेनेंस करानी है, या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मुझे अपने छत की रिपेयर करानी है, या इस प्रकार का और कोई भी उदाहरण हो सकता है कि मैंने ये पैसा अपने ज़रूरी कामों के लिए रख रखा था, लेकिन यदि उनके परिवार में एक भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता था और उसका उपचार करने के लिए उनको निजी चिकित्सालय में या बाहर से दवा खरीदने की तरफ जाना पड़ता था, तो वो 5,000 रुपया उनका एक ही बार में, ये 5,000 रुपये एक सांकेतिक रूप से हैं, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये एकदम से उनका खर्च हो जाता था। और जो उनका ज़रूरी काम था, वो ज़रूरी काम उनका बाधित हो जाता था, या फिर उनको कर्जा लेना पड़ता था और कर्जा उनको निर्धनता की तरफ ले जाता था। इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात हमारे राज्य की जनता जो है उनका जो ये वाला अपव्यय था, इस पर रोक लगी है। इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो महिलाओं के लिए ये योजना काफ़ी क्रांतिकारी हुई है। पहले कई इस प्रकार की बीमारियां थी जिनको महिलाएं अपना भाग्य मान के चलती थी, और यदि वो हॉस्पिटल में भी जाती थी तो चूँकि ब्रांडेड मेडिसिन उनको लिखी जाती थी तो काफ़ी महंगी पड़ती थी, उनके परिवारजन खरीदते नहीं थे, या प्रसव के समय वाली जैसे जांच या औषधियाँ हैं, गरीबी की वजह से या जागरूकता के अभाव की वजह से उनको ख़रीद के नहीं दी जाती थी। लेकिन अब वो महिलाएं धड़ल्ले से, चाहे उनकी प्रसव पूर्व जांच हो या अन्य गायनिकोलॉजी से संबंधित बीमारियां हो, अब वो बड़ी आसानी से हॉस्पिटल में पहुंच रही है, और जब उनको निःशुल्क औषधि मिलती है तो वो अपना पूरा उपचार कराती है और एक स्वस्थ जीवन अब वो जी रही हैं। डॉक्टर साहब, इस योजना को सुचारू करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये इस दिशा में हमारी विभाग, हमारा निदेशालय एवं राज्य सरकार काफ़ी गंभीरता से मंथन कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा समस्या आती है, जहाँ पर रोगियों का भीड़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कुछ नवाचार किए जा सकते हैं। जैसे एक तो बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल है, यहाँ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का एक बिल्कुल से अलग हब या अलग से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स हो जिसमें कि 5-6 विंडो कार्यरत हो, और 1-2 सीनियर फार्मासिस्ट की देखरेख में 4-5 हेल्पर्स जो हैं वो उन 4-5 काउंटर से एक साथ बहुत सारे पेशेंट को मेडिसिन दें। ये एक तो ये किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कुछ पीपीपी मॉडल भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं कि मेडिसिन हॉस्पिटल कैंपस के अंदर तो मिल ही रही है, लेकिन यदि शहर बड़ा है तो वहाँ पर कुछ अच्छे जो गैर सरकारी संस्थान है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, भारतीय विकास परिषद है, इनके साथ एक कोलैबोरेशन करते हुए उस जोग्राफिकल एरिया में कई जगहों पर या कुछ निर्धारित जगहों पर औषधि वितरण केंद्र स्थापित कराए जा सकते हैं, जहाँ पर मेडिसिन तो राज्य सरकार के द्वारा दी जाए, लेकिन ये जो गैर सरकारी संस्था के जो एक्सपर्ट लोग हैं इनके द्वारा उनको वितरित कराई जा सकती है। एक ये भी
प्रयास हो सकता है। तीसरा इसमें आउटसोर्सिंग का भी है, जैसा मैंने पहले बताया था कि एक पर्टिकुलर कभी कभी समय आता है मौसमी बीमारियों का जब प्रकोप ज़्यादा होता है, उस समय भीड़ ज़्यादा होती है, तो उस समय स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय आउटसोर्सिंग करके फार्मासिस्ट की आउटसोर्सिंग की जा सकती है, हेल्पर की आउटसोर्सिंग की जा सकती है, उनकी संख्या को बढ़ाकर और इस वितरण प्रणाली को ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि एक तरह से ये देखा जाए तो एक ये कंज्यूमर मूवमेंट है। आज जो हमारा उपभोक्ता है या जो हमारा मरीज़ है, उसको भी थोड़ा जागरूक बनना पड़ेगा कि यदि आज हम विकसित देशों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक मरीज़ का उपचार जो है जेनरिक मेडिसिन से होता है। वहाँ पर केवल बहुत बड़े उद्योगपति या फिल्म स्टार जो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली है, केवल ब्रांडेड से वही अपना उपचार करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी अन्य जितनी भी जनता है वो सारी जेनरिक मेडिसिन काम में लेती है। हमारे यहाँ पर चूँकि ये अफोर्डेबल रेट पर निःशुल्क मिल रही है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि सब इनकी गुणवत्ता दोषपूर्ण होगी, और उनको जो कई जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो लोग भ्रमित कर देते हैं, उनकी बातों में भी वो आ जाते हैं। तो यहाँ जनता को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। हमारे चिकित्सक बंधुओं को, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी थोड़ी ये जानकारी करनी पड़ेगी कि जेनरिक मेडिसिन्स क्या होती है, ब्रांडेड मेडिसिन्स क्या होती है, ये पेटेंट कानून, कॉपीराइट कानून क्या है, जिनकी वजह से इन मेडिसिन्स की रेट बहुत काफ़ी कम होती है। और इसी के साथ साथ हमारे सरकार और विभाग को भी ये पहल करनी चाहिए कि लगातार चिकित्सकों को इस बारे में जागरूक करते रहना पड़ेगा कि ये क्या मेडिसिन है, क्योंकि अभी तक चिकित्सकों में भी इन मेडिसिन्स को लेकर भ्रांतियाँ होती है। तो एक कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम कहें या आईसी प्रोग्राम कहें, इनकी बहुत ज़्यादा हमारे देश को आवश्यकता है, जहाँ तक इन ब्रांडेड एवं जेनरिक मेडिसिन्स की बात है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। गुड हेल्थ के आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मुझे यानी शाहिना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।